नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे और आपके आज के कार्यक्रम जनवाणी में। मैं हूं डॉक्टर अनुरिता सक्सेना। जनवाणी यानी कि जन की वाणी, जनमानस की वाणी यानी कि आपकी वाणी। जनवाणी हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए सरकार ने क्या नई नीतियां लाई हैं और आपके लिए वो क्या कर रही है, इससे आपको अवगत करवाते हैं। पिछले कई कार्यक्रमों से हमारी ये कोशिश रही है कि हम आपको कोविड टाइम्स में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने क्या किया है उसके बारे में बताएं। अगर हम कोविड की बात करें तो ये वो महामारी है जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। 213 देश इससे ग्रसित हैं और अगर हम देखें तो लगभग 1,80,00,000 लोग अभी तक इससे संक्रमित हो चुके हैं और 7 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो अपनी जानें गंवा चुके हैं। अगर हम अपने देश की बात करें यानी कि भारत की बात करें तो 18 लाख लोग जो हैं इससे संक्रमित हो चुके हैं और 39,000 लोग जो हैं अपनी जानें गंवा चुके हैं। अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो अभी तक 2800 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और 12 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और जिससे बचाव के लिए अभी तक कोई टीका नहीं है। कहा जाता था कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है और इस वायरस ने जो इतना महीन है कि इसको देख भी नहीं सकते, उसने ये सिद्ध कर दिया कि वाकई स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है और जितनी भी हमने तरक्की की हो वो इनफ नहीं है। अब कोरोना से 2 ही चीज़ें हमें बचा सकती हैं जब तक कि कोई टीका या कोई वैक्सीन ना आए। वो है हमारा अच्छा स्वास्थ्य, हमारा इम्यून सिस्टम, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम और एक आत्मनिर्भर जीवन जो कि एक बहुत सिंपल लाइफस्टाइल हो और हम कोविड के सारे प्रिकॉशंस को करते हुए उसको निभाएं। अगर हम कोविड टाइम्स की बात करते हैं तो उसमें सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कोविड वॉरियर्स के रूप में निकले हैं, यानी कि हर विभाग जो है अपनी तरह से कोविड से लड़ने की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अगर सबसे अधिक काम किसी विभाग ने किया है तो वो है हमारा स्वास्थ्य विभाग और यही हमारे आज की चर्चा का विषय है। कोविड-19 में स्वास्थ्य सुविधाएं और चुनौतियां। और आज हमने बातचीत करने के लिए बुलाया हुआ है डॉक्टर निपुण जिंदल जी को। डॉक्टर जिंदल जो हैं वो ट्रेनिंग से डॉक्टर हैं, एमडी और एमएस हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। आजकल ये विशेष सचिव स्वास्थ्य और एमडी एनएचएम के रूप में कार्यरत हैं और पिछले 5 महीनों से कोविड की लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर जिंदल, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। धन्यवाद इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर जिंदल, हम अपनी बातचीत जो है वो उस प्रश्न से शुरू करेंगे जो आई एम श्योर आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कोविड-19 स्वास्थ्य विभाग के लिए किस तरह की एक बड़ी चुनौती बनकर आया है और आप लोगों ने किस तरह से इस चुनौती का सामना किया है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो कोविड-19 कोरोना वायरस है, ये जनवरी 30 को पहला केस पूरे देश में रिपोर्ट हुआ था और 20 मार्च को पहला केस हिमाचल प्रदेश में रिपोर्ट हुआ था, कांगड़ा जिला में। और तब से पिछले 6-7 महीने से निरंतर जो स्वास्थ्य विभाग हैं उसके प्रयास हैं कोविड-19 की कंटेनमेंट के लिए, उसके कंट्रोल के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए। तो ये चुनौती, कोरोना की चुनौती तो है ही है, परंतु साथ में अगर मैं कहूँ तो इस समय सबसे बड़ी चुनौती है कि जो नॉन कोविड हमारी जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए। ये एक चुनौती मैं कहूँगा इस समय है हमारे सामने। दूसरी चुनौती, क्योंकि 5-6 महीने से हमारे जितने हमारे फील्ड के स्टाफ हैं, चाहे वो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हों, चाहे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स हों, प्रोग्राम ऑफिसर्स हों, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ है, आशा वर्कर्स हैं, एएनएम है, जितना भी हमारा फ्रंट लाइन स्टाफ है, ये सारा निरंतर 6 महीने से दिन रात कार्य कर रहा है कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए। और इनका एक फटीग इस समय जो मैं कहूँगा ये भी एक चुनौती के सामने आ रहा है कि कैसे हमारी जो गति है कोविड-19 के रोकथाम के जो प्रयास हैं उनकी गति, उनको भी कैसे उस गति को गतिशील रखे जाएं प्रयास, ताकि ये जो कोविड-19 का जो रोकथाम के प्रयास हैं इनमें भी कोई बाधा ना आए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर जिंदल कि पिछले 5 महीनों से लगातार आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और अभी हमको कहीं पर भी कोविड का अंत नज़र नहीं आ रहा है जब तक कि इसका टीका या वैक्सीन नहीं निकलता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसी पॉइंट पर हमारे दर्शकों को कि जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके प्रति कैसा रवैया रखें?
देखिए इसमें मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं इस समय अंडर स्ट्रेस काम कर रहे हैं और अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, और उनके साथ जो भी हम जितना भी संवेदनशील व्यवहार कर सके उतना कम होगा, और उनको उनके प्रति आभार व्यक्त करने की आवश्यकता है। और जैसे हमारे आशा वर्कर्स ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन भी पूरी स्टेट में हुआ, ये भी एक रिकॉर्ड है कि 15 दिन के भीतर भीतर 70 लाख जनसंख्या की वर्बल स्क्रीनिंग करना आशा कार्यकर्ता और अन्य जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके द्वारा, ये भी एक रिकॉर्ड है। ये भी बहुत ही साहस की जो इन्होंने मिसाल दी है वो रहेगा। और मेरा सिर्फ यही अनुरोध रहेगा कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मी हैं, चाहे वो आपको सर्वेलेंस के लिए आ रहे हो, चाहे वो क्वारंटीन के लिए आ रहे हो, चाहे वो जनरल आपका आईईसी कर रहे हो, अवेयरनेस बढ़ा रहे हो, सबके साथ संवेदनशील रहने की आवश्यकता है। और उनके जितने भी उनके द्वारा दिए जा रहे हैं दिशा निर्देश या मैं कहूँगा सलाह जो दी जा रही है, स्वास्थ्य संबंधी सलाह, उनका पालन करने की आवश्यकता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि डॉक्टर भगवान के रूप में ही होता है, और डॉक्टर के जितने भी सहयोगी होते हैं वो भी भगवान का ही रूप होते हैं, लेकिन कोविड टाइम्स में इनको हमें ज़रा ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ये आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर जिंदल कि हिमाचल उन राज्यों में से है जिसमें कि एक्टिव केस फाइंडिंग और उससे जुड़े हुए प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो हुए हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी और अपने दर्शकों से भी कि मेरे पेरेंट्स भी आए और इंस्टीट्यूशनल ये होम क्वारंटाइन में रहे, तो आपके आशा वर्कर्स ने 3 दफ़ा विज़िट किया, उनको आईईसी किया और ठीक से देखा कि वो अपने सारे प्रोटोकॉल्स ठीक से निभा रहे हैं कि नहीं। सो बहुत अच्छी बात है ये। कोविड में डॉक्टर साहब हम ये देखते हैं कि आम आदमी को कोविड की बहुत जानकारी हो गई है। हम लोग का जो व्हाट्सएप है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है आजकल, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर किसी आम इंसान को, किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको या उसके परिवार में, खास करके जो बुज़ुर्ग हैं परिवार में, उनको अगर कोई कोविड सिम्टम है और सुबह से उनकी तबीयत नहीं ठीक है, हल्का बुखार भी है और शाम तक उनको कोविड लक्षण नज़र आने लगते हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए और व्हाट इज़ द प्रोटोकॉल फॉर सच पेशेंट्स? देखिए मैं सभी दर्शकों की ज्ञान के लिए बताना चाहूँगा, सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि कोविड के सिम्टम्स क्या हैं। जी। कोविड एक, देखिए अभी तक जो हम कह रहे थे बात की, कोविड एक सामान्य फ्लू की तरह प्रेजेंट करता है, जिसके अंदर आपको खांसी, जुकाम या बुखार होने के जो सिम्टम्स हैं वो ब्रेथलेसनेस, सांस में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सारे सिम्टम्स की बात कही जा रही थी। परंतु अब रिसेंटली जो WHO है और भारत सरकार ने भी कुछ नए सिम्टम्स कोविड के नोटिफाई किए हैं, जिसके अंदर एक जो डायरिया है, दस्त लगना और उसके साथ बुखार आना, ये भी एक सिम्टम है जो कोविड का है। और इसके अलावा आपका जो सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट है, अगर आपको किसी भी चीज़, जो आप चीज़ खा रहे हैं और आपको उसमें कोई स्वाद नहीं आ रहा है, या फिर आप कोई किसी चीज़ को सूंघ रहे हैं जिसके अंदर से कोई स्मेल आनी चाहिए पर आपको वो स्मेल महसूस नहीं हो रही है, तो ये भी एक सिम्टम है कोविड का। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनके लिए हमें सबको ध्यान रखना है। और अब मैं आपका जो प्रश्न है कि भी अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, तो देखिए मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि सिम्टम्स 2 प्रकार के लोगों में आ सकते हैं। एक तो जो कोविड सस्पेक्ट है, एक जो नॉर्मल अब दिनचर्या जैसे मैं और आप कर रहे हैं अपना, और हम कोविड सस्पेक्ट नहीं हैं। कोविड सस्पेक्ट वो लोग हैं जो किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हैं, जिसके अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स भी आ सकते हैं, जिसके अंदर हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स भी उनके आ सकते हैं, और जिसके अंदर वर्क प्लेस कॉन्टैक्ट्स भी आ सकते हैं। मान लीजिए किसी ऑफिस में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट आया है, तो उनके संपर्क में, क्लोज संपर्क में जितने लोग आए हैं वो एक उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं, वो सस्पेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। और जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो नोटिफाइड प्रोटोकॉल है, उसमें जितने लोग बाहर हाईलोड सिटीज से आ रहे हैं उनको भी कोविड सस्पेक्ट का जो दर्जा दिया गया वो है। इसके अतिरिक्त जितने हमारे सिम्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर्स, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, चाहे वो डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, यदि उनको ये सिम्टम्स हैं तो वो भी कोविड सस्पेक्ट की श्रेणी में आते हैं। हमारे जितने सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस करके एक जो हमारी बीमारी, निमोनिया जिसको आम भाषा में कहा जा सकता है, निमोनिया से ग्रसित जितने मरीज हैं वो सारे कोविड सस्पेक्ट की श्रेणी में ओके। तो अगर किसी कोविड सस्पेक्ट को कोई सिम्टम आ रहे हैं तो वो या तो होम आइसोलेशन पे होंगे या इंस्टीट्यूशनल जो क्वारंटीन है उसके अंदर होंगे वो व्यक्ति। तो उनकी तो वैसे तो जो स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न जो कर्मचारी हैं उनका जो हालचाल, जैसे आपने बताया कि सर्वेलेंस के लिए आए और वो हालचाल जान रहे हैं उनका, परंतु यदि ऐसे किसी भी कोविड सस्पेक्ट व्यक्ति को अगर सिम्टम्स डेवलप होते हैं और वो
अपनी जो कंसर्न उनके साथ मैप्ड सर्वेलेंस अधिकारी हैं उनको बता सकते हैं, अपने ज़िले के सीएमओ को बता सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर को बता सकते हैं, या फिर जो 104 जो टोल फ्री नंबर है उसके ऊपर भी कॉल करके वो अपना ये दर्ज करा सकते हैं कि उनको सिम्टम्स आ रहे हैं। और हमने एक जो मैकेनिज्म वो कायम ये किया है कि जो 104 को अभी हमने हाल फिलहाल में ही 24/7 अब वो 24 आवर्स 7 दिन हफ्ते के वो चालू है। और यदि आप रात को भी वहां जाके अपना फोन करके दर्ज कराते हैं कि मेरे को कोविड के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट का इंटरनल प्रोटोकॉल है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिले को भी सूचना जाएगी, यहाँ पे स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर को भी सूचना जाएगी, और वहां से जो सैंपलिंग का कार्य और फर्दर जो प्रोटोकॉल है वो सारा वहां से एक्टिवेट हो जाएगा मैकेनिज्म। और ये सिस्टम बहुत अच्छे से इस समय हिमाचल में चल रहा है। सो मतलब पैनिक नहीं करना है बिल्कुल हमारे दर्शकों ने। अगर किसी को बाय चांस, वैसे तो आप अपना बचाव करें, अगर आपको लगता है कि आप किसी एक्टिव कोविड पेशेंट के संपर्क में आए हैं और आपको भी सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल। हमारे प्रदेश ने बहुत अच्छे सिस्टम्स रखे हैं कि आपको वो बेस्ट ऑफ द केयर देंगे। 104 नंबर पर आपने डायल करना है जो कि 24/7 है, और घर पे ही रहना है, और बाकी जो प्रोटोकॉल हैं, यानी कि अपने लिए आप गर्म पानी पिएं, भाप लें और आराम करें, वही करें जी। और जैसे ही आप फ़ोन करेंगे वैसे ही जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो अपना कार्य शुरू कर देगी, तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर जिंदल, अगर ये बताएं कि ये तो आपने बता दिया, तो लोगों को परेशान नहीं होना है जी। अब लेकिन आपने अभी बात करी होम क्वारंटाइन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की, तो मैं ये भी चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को एक दफ़ा फिर से ये क्लियर कर दें कि हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग ने किन को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजना है और कौन से वो लोग हैं जो होम क्वारंटाइन में रहेंगे। देखिए, इसमें मैं सभी के लिए बताना चाहूँगा कि 2 तरह के कंसेप्ट हैं इसमें, एक है क्वारंटीन, एक है आइसोलेशन। ओके। क्वारंटीन सिर्फ उन व्यक्ति को किया जाएगा जो सस्पेक्ट हैं, और आइसोलेट उन व्यक्ति को किया जाता है जो पॉजिटिव है, जो कंफर्म पॉजिटिव हो चुके हैं। तो क्वारंटीन भी 2 प्रकार का है, जैसे आपने कहा, एक होम क्वारंटीन और एक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। होम क्वारंटीन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में फ़र्क ये है कि जो हमारी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है वो कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ चिह्नित हैं सभी ज़िलों में, जहाँ पे अगर बाहर से कोई हाई लोड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से आ रहा है तो उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट के निर्देश हैं उनके अनुसार। तो इस समय 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं पूरे भारत के जहाँ से अगर कोई भी व्यक्ति आ रहा है रिटर्न करके, तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि उनको सिम्टम्स हैं या नहीं है, बिल्कुल, मतलब वो उस शहर से आ रहे हैं तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिसमें अगर यदि मान लीजिए किसी फैमिली में 10 साल से कम कोई बच्चा हो, वो भी आ रहा हो बाहर से, और कोई सीरियस इलनेस वाला कोई व्यक्ति हो, प्रेगनेंसी हो किसी लेडी को उस परिवार में जो आ रहे हो बाहर से, तब उनको होम क्वारंटीन की परमिशन दी जा सकती है। और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के अलावा जो बाकी सभी लोग जो बचे हुए हैं, जो बाकी जो हाई लोड डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, उनके एसिम्प्टोमेटिक लोगों को होम क्वारंटीन किया जाएगा। और सभी लोग जो बाहर से आ रहे हैं, अगर यदि वो सिम्प्टोमेटिक हैं, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हैं, तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा। ये फर्क है। और साथ में यदि कोई होम क्वारंटीन कोई व्यक्ति होता है और वो अपने होम क्वारंटीन को जंप करता है, तो उसको भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, मतलब जो होम क्वारंटाइन में रहकर कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है, घर से बाहर घूम रहा है, तो उसको सरकार जो है वो फिर ले जाकर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखेगी। तो होम क्वारंटीन एंड आइसोलेशन एंड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में डिफरेंस हमारे दर्शक जो हैं वो समझ गए होंगे। अब आप ये भी बताएं डॉक्टर जिंदल कि हमारे हिमाचल में कौन कौन से हॉस्पिटल्स जो हैं कोविड हॉस्पिटल्स डिक्लेयर हो गए हैं, और क्या टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे सारे जिलों में है? हमारे यहाँ बेसिकली जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो सिस्टम कायम किया है वो 3 टियर सिस्टम कायम किया है जी। सबसे पहले एक कोविड केयर सेंटर है, उसके बाद डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है, उसके बाद डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। तो डेडिकेटेड जो कोविड केयर सेंटर है वो बेसिकली ताकि बाकी जो नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज हैं उन पे ज़्यादा इफेक्ट ना हो, वो नॉन हेल्थ फैसिलिटीज को कोविड केयर सेंटर्स बनाया गया है, जिसके अंदर बिल्कुल ही माइल्ड जो केसेस हैं उनको, जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उनको रखा जाए, जिनके पास होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं है।
दूसरा जो हमारा प्रकार है वो DCHC है, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर। जी। इसके अंदर जो मॉडरेट सिम्टम्स हैं जी। उनके लोगों को रखा जा रहा है, या फिर जो वल्नरेबल लोग हैं, जैसे आपको पता है कि जो हमारे जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज के जी। पेशेंट हैं, हमारे अस्थमा के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज जी। और BP के, और जिनको तकलीफ है या जिनकी उम्र ज्यादा है, सीनियर सिटीजन senior हैं, citizens, तो वो वल्नरेबल हैं ज्यादा सीवियर कोर्स ऑफ डिजीज के लिए। तो उनके लिए DCHC का जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे सभी जो पूरे प्रदेश हैं उसमें 11 ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिसके अंदर 473 बेड्स इस समय अवेलेबल हैं। और जो थर्ड टियर सिस्टम का है वो है DCH, जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। इसमें जो सीवियर सिम्टम्स वाले लोग हैं, जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उनको ही रखा जाता है। ये भी हमारे प्रदेश में 6 फैसिलिटीज़ हैं जिसके अंदर कौन कौन से हैं ये वाले? ये इसमें बेसिकली एक तो हमारा जो IGMC शिमला होगा एक। IGMC शिमला को हमने सिर्फ डायलिसिस के लिए रखा है, क्योंकि अच्छा, ये देखने में आया था 12 जितनी डेथ्स हुई हैं उसके अंदर से अधिकतर जो डेथ्स हैं वो क्रॉनिक किडनी पेशेंट्स की डेथ्स हुई हैं। तो उसके लिए, क्योंकि उनको बिल्कुल हाई एंड केयर मिल सके, उसके लिए IGMC को किया गया है। बाकी DDU है, उसके अंदर नेर चौक मेडिकल कॉलेज है, जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला है, 2 मिलिट्री हॉस्पिटल हैं। अच्छा। तो ये सभी हॉस्पिटल उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और जो कोविड केयर सेंटर्स हैं वो भी हमारे प्रदेश में 42 हैं इस समय, जिसके अंदर लगभग 2200 की जो बेड कैपेसिटी है वो है। और इसके अतिरिक्त होम आइसोलेशन की भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस इशू की जा चुकी हैं सरकार द्वारा। और जो दूसरा आपका प्रश्न है टेस्टिंग को लेके, उसमें मैं ये सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हिमाचल में जो टेस्टिंग है वो इस समय बहुत अग्रणी चल रही है सभी राज्यों में। एग्रेसिव टेस्टिंग, जिसे केस फाइंडिंग हो सके। हाँ जी। तो इसमें बेसिकली टेस्टिंग का जो तरीका है वो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स पे ही फोकस किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। और इसके अंदर 8 जो RT-PCR सेंटर्स हैं, 6 के 6 हमारे जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनके अंदर RT-PCR लैब्स एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। और साथ में जो CRI कसौली और इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर, उसके अंदर RT-PCR चल रहा है। इसके अतिरिक्त 2 सेंटर्स IGMC शिमला और डॉक्टर RPGMC टांडा में CBNAT के द्वारा टेस्टिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त 19 लोकेशंस हमारी ऐसी हैं जहां पे TrueNAT मशीन के द्वारा हम टेस्ट कर रहे हैं। ये सब बड़े हॉस्पिटल्स हैं। और मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने, क्योंकि आगे आगामी जो हमारा सर्दी का मौसम आना है, तो इसमें हमारे जो ट्राइबल एरियाज हैं उनका कट ऑफ होने का डर रहेगा, तो वहां पे सैंपलिंग हो सके इसलिए सभी उन 5 ट्राइबल क्षेत्रों में, पू में, काजा में, केलोंग में, उदयपुर में और पांगी में हम लोग एक TrueNAT मशीन और प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो हमारे पास रिसीव हो चुकी है मशीनें। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है सरकार का, ताकि यदि जब भी ये कट ऑफ हो, रोड कनेक्टिविटी खत्म हो, तो इन एरियाज में जो ये कोविड टेस्टिंग है ये वंचित ना रह जाएं ये वैसे एरियाज। तो डॉक्टर जिंदल, हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि तब तक कोविड ही ना रहे, तो टेस्टिंग की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन अभी आपने कहा कि एसिम्प्टोमेटिक एंड माइल्ड सिम्टम, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इन दोनों में भी अच्छे से डिफरेंस बता दें कि एसिम्प्टोमेटिक कोविड क्या है और माइल्ड सिम्टम्स क्या हैं। एसिम्प्टोमेटिक कोविड किसी को नहीं पता लगेगा कि उनको कोविड है, उनको कोई भी लक्षण नहीं होगा। तो आप कैसे पता करते हैं? सिर्फ टेस्टिंग से ही पता लगता है। यानी कि एक्टिव केस फाइंडिंग करके, अगर आपने जो सस्पेक्ट हैं, अगर किसी के कॉन्टैक्ट में कोई आया है और आप उसका टेस्ट करते हैं और अगर टेस्ट पॉजिटिव निकलता है तो वो एसिम्प्टोमेटिक हो गया। और माइल्ड सिम्टम्स, जिनको हल्के लक्षण है, जैसे हल्का बुखार है उनको 99 तक, 100 तक, या फिर जिनको हल्का जो खांसी है, हल्की है, हल्का सा जुकाम है, सांस लेने में उनको कोई तकलीफ नहीं है, तो ये जो माइल्ड सिम्टोमेटिक केसेस हैं कोविड के, वो ये हैं। तो ये बताएं कि जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या प्रोटोकॉल है और उनके परिवार वालों के लिए क्या प्रोटोकॉल? देखिए, बेसिकली अगर एसिम्टोमेटिक, हमारा जो अगर कोविड के जो पेशेंट्स को ट्रीट करना या उनकी टेस्टिंग करने के बेसिकली 2 मकसद हैं। पहला मकसद है कि हम उनको आइसोलेट कर पाए। यदि मान लीजिए किसी पेशेंट को कोविड है तो वो आगे अपने जो स्फीयर ऑफ ट्रांसमिशन है, अपने परिवार को, अपने पड़ोस में, अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे, वो आगे लोगों को ट्रांसमिट ना कर पाए। पहला ये है जो एम है हमारा। दूसरा एम हमारा ये है कि यदि उनकी हेल्थ में डिटोरेशन होती है तो उनको, हमें उनकी जान को हमारा बचाना, ये हमारा दूसरा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको भी पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए और अपने आप को 14 दिन के लिए आइसोलेट कर लेना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसमें बेसिकली यही है कि उनको अपने आप को, क्योंकि ये भी हो सकता है कि उनको सिम्टम्स लेटर ऑन डेवलप हो,
14 दिन के भीतर ही हो, तो उनके अपने आप को अपनी हेल्थ मॉनिटर करना बहुत आवश्यक है, और उनको जो ये जितनी भी हमारी प्रिकॉशंस हैं ताकि हमसे दूसरों किसी और को ना हो पाए, उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। कोविड एक यही ऐसी बीमारी है जो कि सिर्फ आपको ही नहीं होती है, अगर आपको है तो आपके द्वारा बहुत से लोगों को हो सकती है, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। सरकार तो बहुत से कार्य करती है, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। कोविड के साथ मैं थोड़ा सा अलग हट रही हूँ डॉक्टर जिंदल, ये बताएं कि कोविड के अलावा भी हमारे प्रदेश में बहुत सारे क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं, जैसे हार्ट के हैं, किडनी के हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं। तो इस वक्त कुछ ऐसा भी लोगों को ये महसूस हुआ कि सारा ध्यान जो है वो सिर्फ कोविड पर है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे उनको अश्योर करना चाहेंगे कि उनकी केयर में कोई कमी नहीं रहेगी? देखिए, ये बहुत जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो नॉन कोविड जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनकी इंटरप्शन को कैसे रोका जाए, उनको सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए। तो मैं सभी दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि इस दौरान हमने जो स्वास्थ्य विभाग है इसने बहुत कदम उठाए हैं बाकी जो नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज की कंटिन्यूएशन के लिए। मार्च में हमने 600 से ज़्यादा जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं उनको ऑपरेशनलाइज किया है, वहाँ पे जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनकी भी पोस्टिंग की है, और जो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर है उसको स्ट्रेंथन किया है, ड्रग्स और डायग्नोस्टिक्स की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज किया है, क्योंकि लॉकडाउन के भी चैलेंजेस हैं, लोग नहीं आ पाए अपना जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे। इसके अतिरिक्त ई संजीवनी के नाम से हमने एक टेली मेडिसिन का शुरू किया है प्रोटोकॉल, जिसके अंदर आप अपना जो PHC या जो नज़दीकी सब सेंटर है वहाँ पे जाके आप किसी भी स्पेशलिस्ट और अब सुपर स्पेशलिस्ट की भी आप कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। उसके अंदर कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, मतलब हेल्थ में भी ऑनलाइन आना जरूरी जी। था। जी। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि पिछले लगभग 4 महीने के अंदर 24,000 से ज्यादा जो कंसल्टेशन है वो हो चुकी हैं प्रदेश के अंदर। और इसके अतिरिक्त हमने आम जनमानस की सुविधा के लिए एक EOPD करके भी नया ऐप शुरू किया है, जिसके अंदर ये गूगल प्ले स्टोर वगैरह से डाउनलोड किया जा सकता है, और उसके अंदर डायरेक्टली इस ऐप का नाम फिर से बताएं। ई संजीवनी OPD। और इसी के साथ, क्योंकि अब समय बहुत कम है, तो आप हमारे दर्शकों को बहुत जल्दी ये बता दें कि क्या सरकार की तरफ से क्या प्रोटोकॉल है एक आम आदमी को फॉर कोविड। देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि अभी ये लॉकडाउन खुला है, तो अभी जो खतरा है कोविड का ये कम नहीं हुआ, ये बल्कि बढ़ा है। और हमारे पिछले 3-4 महीने जो लॉकडाउन के थे और जो अनलॉक 1 और अनलॉक 2 थे उसमें फिर भी रिस्ट्रिक्शंस थी। आने वाले दिनों में रिस्ट्रिक्शंस और कम ही होंगी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। जान और जहान दोनों चाहिए। बिल्कुल जी। और इसमें मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो मोर्टालिटी रेट है वो 0.44 है, जबकि ये पूरी स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे इट इज मोर देन 2%। तो जो हमें बेसिकली अपना कार्य तो करना ही है, साथ साथ हमें जो कोविड की प्रिकॉशंस हैं उनके ऊपर पूरा ध्यान रखना है। हमें इस तरह बिहेव करना है कि जो हमारे सामने व्यक्ति बैठा है वो एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है। हर व्यक्ति जो आपके सामने है वो एक कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। मैं फिर से डॉक्टर साहब आपका यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मुझे पता है कि आप बहुत ही बिजी हैं आजकल, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमारे लिए ये समय निकाला और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। आई एम श्योर इस प्रोग्राम को देखने के बाद हमारे दर्शक जो हैं वो 2 मीटर की दूरी जो है वो ज़रूर बनाएंगे और ये सोचेंगे कि हर व्यक्ति एक कोरोना पेशेंट हो सकता है, तो आपको अपने को बचाना है और अपने लव्ड वंस को बचाना है। इसी के साथ आपका एक दफ़ा फिर से धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार।